Hello guys, welcome to my channel. My name is Vishal and you are watching Japanese with Vishal. So आज मैं एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ, आपको पता ही होगा इनके बारे में। बहुत ही अच्छी एक वीज़ा के बारे में बातें कर रही हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, क्योंकि मैं अपने व्यूज़ भी यहाँ पे देने वाला हूँ। जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरा वीज़ा भी कैंसिल हुआ था, तो उसके रीजंस क्या थे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आपके साथ ऐसा ना हो और आप पहले से ही थोड़ा अपने आप को रेडी करके रखें कि क्या रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। करते हैं। जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है अभी के सिनेरियो में जतिन जी, कि जो लड़के आना चाहते हैं जापान, आप जो पहले था क्या है कि पहले क्या होता था, हम लोग जब आए थे तो उस टाइम पे आने के समय अप्लाई करते थे। उस समय शायद जेएलपीटी अनिवार्य नहीं था और बैंक में हम लोगों ने 7-8 लाख रुपए एक साल के लिए दिखाने पड़ते थे एज ए गारंटर के लिए। तो अभी क्या सिनेरियो चेंज हुआ है उसके लिए और कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीजें जरूरी हो गई हैं अप्लाई करने के लिए, ये थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे एक्सप्लेन लोगों को। पहले तो आपको वन वर्ड आंसर बोल दो, एवरीथिंग इज चेंज्ड, सब कुछ चेंज हो गया। ओके, सो क्वेश्चन क्या था कि पहले जब वो आते थे, जब मतलब थोड़े टाइम पहले, तो उनको बैंक में क्या है कि लगभग 8 to 9 लाख शो करना पड़ता था अमाउंट। एंड उस टाइम पे थोड़े रिलैक्सेशन होती थी, वीज़ा वगैरह जल्दी से मिल जाता था। तो उसको कंसीडर करके अब के सिनेरियो में क्या चल रहा है वो उन्होंने पहली लाइन में बता दिया कि सारा कुछ चेंज हो चुका है। अभी आपको 8 to 9 लाख नहीं, आप तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट दिखानी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। हो गया। सबसे पहले क्या क्या चेंज हुआ है, आपका जो आप पहले अप्लाई करते थे, जहाँ पे आप स्कूल में 1 साल के लिए अप्लाई करके जापान में आके एक्सटेंड करा के 2 साल तक पढ़ लेते थे, वो अब स्कूल पहले ही बोल रहे हैं भाई हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, 2 साल ही आओ। 1 साल एक्सटेंड स्कूल कम होते जा रहे हैं, जीरो नहीं हुए, अभी भी है स्कूल। मेजरली स्कूल बंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन उनको अलाउ नहीं कर रही है। खासकर जो मेन सिटी स्कूल है ओसाका, टोक्यो वगैरह में, उनका ज्यादातर फिक्स 2 साल के लिए आओ, अपना 1 साल का 1 साल के आओ, जाओ, खत्म करो। वो आने को एक्सटेंशन कराना करना, इमिग्रेशन फॉलो रेट कर रहा है, नंबर 1। तो उस वजह से जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे पहले आपको लगा अरे मैंने 2 साल पढ़ाई करी है बट मैं 9 लाख दिखा के आया था, आप 1 साल के लिए आए थे, आपने बाद में एक्सटेंड कराया था, तो अब कई जगह वो कम हो गया, बंद हो गया। तो 2 साल के लिए आपको दिखाना होता है जो पैसा, दैट इज एवरेज 17-18 लाख। ये ऊपर नीचे हो सकता है, अगेन रेट्स आगे पीछे जा रहे हैं, येन और रुपी का अलग अलग रेट चल रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट लगभग इतना। और 1 साल का इसका आधा 8-9 लाख आपका जो अमाउंट है। तो ये मतलब गवर्नमेंट का रूल है या फिर ये इमिग्रेशन का रूल है। इमिग्रेशन मतलब गवर्नमेंट का ही हो गया। यस यस, जापानी इमिग्रेशन आपको स्पॉन्सर दिखाना है। जापानी इमिग्रेशन येन में स्कूल को अमाउंट बताती है, स्कूल अपनी पॉलिसी के हिसाब से बच्चों को कंट्री के हिसाब से उनकी करेंसी बताता है, आपको इतना दिखाना है, आपको इतना दिखाना है, जो कि स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में आपको दिखाना अनिवार्य है, जरूरी है। अच्छा, अगला इसी के हिसाब से क्वेश्चन भी खत्म होगा। जेएलपीटी की बात ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स जो जाते थे 2 साल की स्टडी करने के लिए, ठीक, वो 1 ईयर के बेसिस पे ही वहाँ पे जाते थे। तो बाद में क्या होता था, वो 1 ईयर और एक्सटेंड करवा के 2nd ईयर की स्टडी करते थे। तो इसमें क्या होता था, जब आप 1 साल के लिए जा रहे हो तो आपको 1 साल के लिए ही जो अमाउंट है वो शो करना पड़ता था। तो आप तब 9 lakhs के अराउंड शो करते थे अपने बैंक अकाउंट में। बट अभी क्या है, वो स्कूल्स बंद हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट उनकी जो है इमिग्रेशन अलाउ नहीं कर रहा है कि आप 1 साल के आओ, आप वो चाहते हैं कि 2 साल के लिए आओ। अगर 2 साल के लिए डायरेक्ट आ रहे हो तो 2 साल का पैसा दिखाना पड़ेगा। कितना हो गया, 9 × 2 आपका 18 लाख के अराउंड आ जाता है। इतना तो आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा। सॉरी मैंने इसी को क्वेश्चन करने की कोशिश करी। तो जेएलपीटी की बात करें तो नॉर्मली इमिग्रेशन ने अपने मुंह से नहीं बोला है हमें जेएलपीटी चाहिए। इमिग्रेशन ने बोला है 2 में से कुछ एक चीज हो, या तो बच्चे के पास N5 का सर्टिफिकेट हो, उसके अंदर कम से कम 7-8 एग्जाम की अलग अलग लिस्ट है, जेएलपीटी, नैट, जे टेस्ट, बीजेटी, अलग अलग एग्जाम्स है। आपकी कंट्री में जो होता है आप उसको देख कर सकते हैं। नेपाल में जेसीटी वगैरह भी हो, जेएलसीटी वगैरह भी होता है, पाकिस्तान में भी स्पेशली शायद वो करते हैं अलग अलग टेस्ट। तो दिल्ली में आजकल पीजीसी करके भी हो रहा है, फेमस हो रहा है, तो उसमें भी N5 लेवल आप कर सकते हैं। या तो ये, या फिर 150 घंटे का एजुकेशन सर्टिफिकेट, कि आपने जापानी सर्टिफिकेशन आपके पास है, जापानी पढ़ाई करी है एजुकेशन, उस पर लिखा हो 150 घंटे इस पर्सन ने यहाँ से यहाँ तक की पढ़ाई करी है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, इमिग्रेशन ने तो बोल दिया और इमिग्रेशन इसके बेस पे आपको सीओई जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है वो भी दे देती है। प्रॉब्लम आती है उसकी, जब वीजा के लिए अप्लाई करने जाते हो, यहाँ पे ये वीजा नहीं दे रहे हैं। और एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पे जेएलपीटी आपको देना है कि नहीं देना है। उन्होंने ये बोला है कि यहाँ तो जेएलपीटी हो आपके N5 N4 लेवल तक, या फिर आपके पास स्टडी आवर्स होने चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि इतने आवर आपने स्टडी किया है। और लास्ट में इन्होंने क्या बात बोली कि जब आप स्कूल के पास कांटेक्ट करते हो वो आपको सीओई भेज दे रहे हैं, सीओई आपको मिल रहा है, जो कि मुझे भी मिला था उस टाइम पे 2019 में। मुझे सीओई मेरा मिल चुका था, अक्टूबर मंथ में मेरी स्टार्ट होनी थी क्लासेस, ठीक। बट वीजाज नहीं आ रहे थे, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, अभी आगे बताएंगे।
रीजन क्या है? रीजन नहीं देते। अच्छा। सबसे बड़ा इशू ध्यान रखिए, जापान इमिग्रेशन जापान में है, जब आप वहां पे आपका लैंग्वेज स्कूल जापानी स्कूल जो आप जापान में है वो आपके लिए अप्लाई करेगा, अगर रिजेक्ट होते हैं पूरा रीजन देगा, स्पॉन्सर की गलती थी, डॉक्यूमेंट में गलती थी, बच्चे के फोन किया बात नहीं करी, कुछ भी पूरा रीजन देंगे। जिन बच्चों ने अप्लाई करके जो वीडियो देखो जानते हैं पहले से एक बात। बट जब ये डॉक्यूमेंट सीओई सेफली आ जाता है और उसके जब वीजा के लिए अप्लाई करेंगे वहां पे अगर रिजेक्ट होता है दे गिव नो एक्सप्लेनेशन, कुछ नहीं, और आप मुझसे मांग भी नहीं सकते। क्यों? वीजा लेना आपका अधिकार नहीं है, बिल्कुल इट्स अ लग्जरी, और आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी मर्जी, वो जो करना करे, ठीक है। जब आप स्कूल, आपका जो स्कूल है वो आपके लिए अप्लाई करता है तो स्कूल आपको रीज़न दे देता है कि ये आप में कमी है इसलिए नहीं आ सकते। बट जब आप खुद से वीज़ा अप्लाई करते हो, वीएफएस ऑफिस में जाते हो दिल्ली में, स्पेशली फॉर दिल्ली, तो वो आपकी फाइल जी अटका के रखते हैं, आपको रीज़न भी नहीं बताते हैं कि हाँ ये रीज़न था इसलिए आप नहीं आ रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एज ए स्कूल से स्पेकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। आज की डेट में रियलिस्टिक डेटा अगर आपको बताया तो पूरे इंडिया के अंदर 5 सेंटर हैं वीजा के। दिल्ली जो नॉर्थ इंडिया सारा देखता है, कोलकाता जो आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार एरिया देखता है, आपका मुंबई जो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये देखता है, आपका बैंगलोर जो सिर्फ बैंगलोर देखता है कर्नाटक का, आपका चेन्नई जो आपका तमिलनाडु का और केरला का देखता है, ठीक है। तो ये 5 जगह हैं आपकी जब वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल है दिल्ली। पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहीं पे अप्लाई करता है। तो क्या उन्होंने बताया रीजन क्या है? कभी नहीं बताते। इनफैक्ट मेरी तो एक तरह से वर्बली बहसबाज भी हो रखी है। रिसेंटली कौन काम कर रहा है मुझे नहीं पता। दिस इज बैक इन 2020 जब क्वारंटीन का स्टार्टिंग हुआ था, हमारे बच्चों के पेपर अटक गए थे वहां पे एंड मंथ्स हो गए हैं, 2-3 महीने 4 महीने हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वीजा नहीं दे रहे हैं लोग। एंड नॉट जस्ट 20, नो दिस इज बिफोर दैट, 2 बार फंसे पेपर, 19 की बात है, कोरोना से पहले 2019 की बात है। 1 साल तक उन्होंने इंतजार कराया बच्चों को, 1 साल, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या लॉजिक है? एंड बच्चों को कह रहे हैं आप कैंसिल कराओ, तुरंत पासपोर्ट वापस कर देंगे, नहीं तो दे आर सेइंग कि हमने पासपोर्ट जापान भेज दिया है वहां पे मुफा के पास, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स के पास। मैंने फोन लगाया है मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स के अंदर, उनसे बात करिए, देर से वीजा देने के लिए तो हमने एम्बेसी खोल रखी है, तो यहाँ पे थोड़ी भेजेंगे पासपोर्ट। एंड देन दोबारा मैं बात करूं, देर सेइंग कि पासपोर्ट यहीं पर है, वी आर वेटिंग फॉर द परमिशन। तो कौन सही कौन गलत के नाम पे कहना मुश्किल है, राइट? तो एज अ स्कूल अब हमें तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मुझे भी इन्होंने जो बात बताई ना बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात बताई है, क्योंकि जब मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ था तो मैंने अप्लाई कर दिया था लगभग सितंबर 2019 में हमने वीज़ास अप्लाई कर दिए थे। देन अब वो लेके बैठे हुए हैं, मेरे को भी कम से कम 7-8 महीने बाद वीज़ा, ये जो पासपोर्ट थे हमारे वापस मिले थे, विद वहाँ पे लिखा हुआ था आपका कैंसिल हो चुका। मैं ही नहीं, 3 लोगों ने अप्लाई किया था मेरे साथ, तो मेरे दोनों दोस्तों का कैंसिल हो चुका था उस टाइम पे। अभी इन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सही बताई हैं, इनके साथ भी वैसा हुआ है और हमारे साथ भी वैसा ही हुआ है। सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कि बीच मुझे कई सारे लोगों का है कि वीएफएस ग्लोबल से भी काफी सारे आजकल नेगेटिव थिंग्स आ रहे हैं, मतलब दिल्ली लोगों का को सारा वीएफएस ग्लोबल जाता है हाँ। एंड उनको कईयों को खुद को डॉक्यूमेंटेशन उनको खुद को भी कई बार नहीं पता होती करके। कई लोगों के पासपोर्ट भी गुम हुए हैं, ऐसा मैंने सुना मुझे है। बच्चों ने खुद बोला है, जो जिन्होंने दिल्ली में अप्लाई किया, बच्चों ने खुद बोला सर हमने डॉक्यूमेंट सारे दिए, स्टिल दे आर कॉलिंग मी एंड सेइंग कि आपका डॉक्यूमेंट एक्स पेंडिंग है, वाई पेंडिंग है, आईटीआर नहीं दी, डॉक्यूमेंट सब लेके आया हूं मैं करके। उस पे उनकी ऑनलाइन जो लिस्ट है उसमें जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं वहां पे क्लियर नहीं लिखते ये लोग, और जब आप अप्लाई कर जाते हो देर से ये लेकर आओ वो लेकर आओ। एग्रीकल्चर वाले बच्चा जिसने कभी टैक्स नहीं इसके पेरेंट ने भरा करके, उनको बोल रहा है आईटीआर देगा, अचानक से कहां से लाएगा आईटीआर? ऑफ कोर्स कि एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं होता इंडिया में, आई थिंक, तो कहां से लाएगा? टैक्स या तो रिसीट लेके आप बताएं उनको कि क्या करना है, क्या चाहिए। ऑफ कोर्स मे बी देयर इज अ लॉ, मे बी देयर इज लाइक कि आप डिक्लेयर करेंगे तो आईटीआर बनेगा, आप बेवकूफ है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी लाइक दैट, बट बेचारे को पता थोड़ी है। आप बताओ सही गाइडलाइन तो दो, उसी के लिए तो एजेंट हो वीएफएस वाले, ये तो एम्बेसी में डायरेक्ट कांटेक्ट ना करने करके। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस वजह से दिल्ली में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। तो एज अ स्कूल अब कई स्कूल स्टेप क्रिएट क्या कर रहे हैं, उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है, जिसके पास जेएलपीटी N5 N4 अबव है उसके वीजा इजीली लग रहे हैं, जिन पे नहीं है उनको महीना 2 महीने के बाद रिजेक्शन मिल रहा है। तो स्कूल के लिए क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस 7-8 महीने का प्रोसेस होता है। एंड में अगर बच्चे का वीजा नहीं आता, स्कूल का नुकसान हुआ तो हुआ, बच्चे का भी नुकसान होता है। हाँ, तो तो इसलिए काफी मेरे पास भी कॉल्स और वो आती हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है इस तरीके से, अभी हमने कितनी बार अप्लाई किया, हमारा रिजेक्ट हुआ या कैसे हुआ, तो सोचा कि आज इस पे डिस्कशन कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से ये आपका जो जेएलपीटी सर्टिफिकेशन है ये मैंडेटरी हो रहा है स्कूलों के अंदर। स्कूल बोल रहे हैं कि नहीं आपके पास होना चाहिए। उसमें ये मैं सोचेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, माफी चाहूंगा, बट आप ही के चांस को बढ़ाने के लिए स्कूल ऐसा कर रहे हैं। स्कूल चाहते हैं कि बच्चे जापान में आए, बट अगर हमें पता है कि आपका वीजा नहीं लगेगा तो आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपको झूठ बोल रहे हैं वो। जो स्कूल आपको कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, जो एजेंट कह रहे हो जाएगा, गारंटी नहीं होती इस लाइन के अंदर। जो भी आपको बोल रहा है गारंटी है वीजा लग जाएगा, 100% लग जाएगा, झूठ बोल रहा है, गारंटी नहीं होती। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात बोली इन्होंने। अभी हमारे भी ऐसे ही अटके थे वीज़ा, हमने भी बहुत बार कॉल किया था उनको कि यार बताओ तो सही क्या हो रहा है। मतलब वीज़ा आ जाता है 5-6 दिन में, लिटरली 5-6 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है, वर्किंग डेज में। हमारा इतना अटका के रखा हुआ है इन्होंने। और रिसेंटली मैंने एक बार बात करी थी कि रीज़न पूछना था मुझे कि क्या रीज़न है, वो बताते ही नहीं है। और जैसे इन्होंने बोला कि इनकी बहस हो रखी है वहाँ पे, मेरी भी थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि पता नहीं कौन बिठा रखे हैं यार, जापान के हो तुम, एम्बेसी में बैठे हुए हो और तुम कस्टमर से ऐसे बात करोगे। इवन मेरे एक
जानकार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार बहुत रूडली बोलते हैं। ठीक ठीक है भाई, तुम्हारे पास काम ज़्यादा है तो एक एक लेवल होता है, एक रिस्पेक्ट होती है जापानीज की कि जापान एम्बेसी यार, उसको कैसे बदनाम करे आ रहे हो तुम। बहुत बहुत ही ऐसा पंगा हुआ था। और हाँ, इन्होंने जो बात बोली है कि आपको N4 अगर लेवल तक आपको जापानीज आती है, सर्टिफिकेट है, तो आपका थोड़ा इजी हो जाता है। और अगर आपका मतलब 15-20 दिन के तक आपका वीज़ा नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि वो कैंसिल हो सकता है। तो अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ना बहुत सारा आता है, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं खुद। वो कहते हैं कि सर हम गारंटर किसको बना सकते हैं और कैसे गारंटर बनाए और इतना पैसा कैसे दिखाएं हम अकाउंट में। मतलब होता है ना कि इंडिया में तो ये बहुत बड़ी बात है, 10 लाख एक साथ अकाउंट में दिखाना सबके बस की बात नहीं है ना। कई सारे लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, किसी की प्राइवेट जॉब है, किसी के फादर की, या फिर किसी के फादर गवर्नमेंट में भी है, तो इतनी सेविंग्स एक साथ दिखाना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कभी कभी किसी का आईटीआर नहीं होता। आपको पता है कि इंडिया में आईटीआर शायद हमारा ये 5 लाख या कुछ तक जीरो आईटीआर होता है, आई थिंक इनकम टैक्स 5 लाख समथिंग, 5 लाख तक का ना। हाँ, बट कई लोगों का ये भी होता है कि उससे कम है। तो हालांकि ये तो मैं समझ गया कि जीरो आईटीआर भी दिखा सकते हैं आप, है ना ऐसा। बट बाकी लोगों का क्या प्रोसीजर है? जैसे कृषि वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले, कोई गांव से बिलोंग करता है जिसके फादर खेती करते हैं, या फिर कोई है कि जो प्राइवेट जॉब कर रहा है जिसकी इनकम उतनी नहीं है, बट उनके पास ऐसा है कि वो 4-5 लोगों से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा है उनके पास ऑप्शन कि वो 3-4 लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं, बट आईटीआर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए क्या है, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। अब आप दोबारा आपने मुझसे लंबे क्वेश्चन पूछे हैं और आंसर शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो शॉर्ट का इतना कोई जादू की गोली है नहीं कि मैं फटाक खिला दूं। ट्राई करते हैं जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बोल के। स्पॉन्सर की बात करें तो इमिग्रेशन ने ऑफिशियली बहुत लंबी लिस्ट रखी है। माता पिता, रिश्तेदार, कंपनी, जानकार, आपको गार्जियन, सब कुछ लिस्ट में है, वो भी करें आप। बट पता है क्या अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि इमिग्रेशन अगर आप किसी रिलेटिव को दिखा दें या किसी कंपनी को दिखा दें, क्वेश्चन उठाती है ये बंदा क्यों बन रहा है स्पॉन्सर आपका, क्यों? एंड दे डोंट गिव द टाइम टू एक्सप्लेन, रिजेक्ट। नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो, बट रिजेक्ट तो हो गया। तो स्कूल जो है वो क्लियर बोलते हैं भाई फर्स्ट ब्लड रिलेटिव ओनली। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि यही बंदे आपकी जिम्मेदारी लेंगे तो समझ आता है। कोई थर्ड पर्सन कंपनी क्यों ले रही है? कल को आप काम छोड़ दो, रैंडम बंदे हो, कंपनी क्यों ले रही है? आप उसका कोई ब्लैक कंपनी एडजस्ट कर रहे हो क्या? क्यों कर रहे हो? क्यों जिम्मेदारी ले रही है आपकी? वो आपके माता पिता क्यों नहीं ले पा रहे? कल को आप जापान जाओ, कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, स्पॉन्सर का मतलब यही है कि ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी ले रहा है। माता पिता के अलावा फैमिली के अलावा तीसरा बंदा क्यों ले रहा है? आप कहोगे कि नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, दे हैव बीन लुकिंग आफ्टर मी फ्रॉम एज अ किड, बचपन से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल 50 चीजें हो सकती हैं, बट क्या ये एक्सप्लेन आप कर पाओगे रिजेक्शन से पहले? नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा तब तक गया। एंड अगर आप बोले मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, क्या वो उस लेवल का एक्सप्लेनेशन है जो इमिग्रेशन को समझ आएगा? इंडिया वाले इंडियन के हिसाब से तो बताएंगे कि अरे भाई हमारा भाई है, चाहे कजन हो वो। इंडिया के लिए हर भाई जॉइंट फैमिली, बड़े भाई होते हैं, सबको समझते हैं। बट फॉरेन कंट्रीज के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, जो रिश्ता इंडिया में बाहर नहीं होता, समझ नहीं आता करके। तो इसीलिए फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, कल्चरल डिफरेंस तो है, राइट, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव ओनली। यानी कि आपका अगर आपके फादर है, मदर है, फादर के ब्रदर सिस्टर, सगे ब्रदर सिस्टर, मदर के सगे ब्रदर सिस्टर, फादर के पेरेंट्स, मदर के पेरेंट्स, ये, और ऑफ कोर्स आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली ट्री मतलब एक तरीके से हो गई। फर्स्ट ब्लड रिलेटिव ओनली। आपके फादर के ब्रदर सिस्टर के स्पाउस नहीं आएंगे, वो अलग फैमिली ट्री हो जाएगा। ये है नंबर 1, कौन स्पॉन्सर बन सकता है। नंबर 2, आईटीआर की बात करते हैं। तो आईटीआर आपकी इनकम प्रूफ। तो अगर गारंटर बनाना चाहते हो तो आपके मम्मी डैडी हो सकते हैं, और जैसे पापा के जो भाई हैं वो हो सकते हैं, मम्मी के जो भाई हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, और इनसे बाहर नहीं हो सकता, आपके ब्लड रिलेटिव होने चाहिए। प्रूफ के तौर पे मांगते हैं हम लोग। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, नंबर 2 फॉर्म 16 करके आता है, वो भी यूज हो सकता है। नंबर 3 एग्रीकल्चर, कृषि कार्य के अंदर अगर बंदे हैं, आप लोगों का आय प्रमाण पत्र बनता है, आप लोगों का इनकम का, ये आपका तहसीलदार से बन जाता है। तहसीलदार से आगे बनवाइए, प्रूफ बनवाइए उसका बड़ा डॉक्यूमेंट आता है, उससे बनवा सकते हैं। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ज्यादातर जितना मैंने सुना है 1 साल का बनाते हैं, उसके ऊपर का बनाते नहीं है। स्कूल जो है वो 3 साल तक का मांग सकते हैं, तो उनको आप लेटर लिख के दीजिए कि भाई हमारी हर साल एक सेम इनकम होती है, इस साल का प्रूफ हम ये अटैच कर रहे हैं, अगले पिछले साल भी इतनी थी, उससे साल भी इतनी थी, हर मार्क के उनको लिखित में सारा दीजिएगा करके कि भाई हम सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं हमारी इतनी है। ये किन लोगों के लिए? जिनके पास आईटीआर नहीं। आईटीआर अगर होगा बेस्ट होगा, क्यों? गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट का है पेपर वो। तो आईटीआर अगर आपके पास डिक्लेयर है, इनकम जीरो हो पर अगर डिक्लेयर कर रखा है, हालांकि इनकम जीरो नहीं होती। कृषि वालों को तो नहीं मिल सकता आईटीआर ना, डिक्लेरेशन के लिए अगर कुछ तहसीलदार से करे, वो भी तो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। नहीं तो आजकल तो डॉक्यूमेंट आ रहा है, फैमिली सर्टिफिकेट का आपका आ रहा है, उससे भी बन जाता है हमारा। तो जो भी आपके पास है, सोर्स आपके पास सारे हैं, सब कुछ हो जाता है। एज स्कूल हम भी करते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो दूसरे को दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं करके। तो ये तो क्वेश्चन हो गए हमारे। ओके, सो बहुत ही अच्छा जानकारी दिया। अगर जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वो आर्य प्रमाण पत्र जो भी इन्होंने बताया वो आप देख सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, इसीलिए मैं इस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत 2-3 बार वीडियो देखी है, मुझे रिलेटिव लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताता हूँ। हमारे व्हाट इज द जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स इन जापान फॉर दोज हु कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग। तो
क्या है इसका? ओके, देखिए मार्केटिंग फील्ड है, मेरी फील्ड है, मार्केटिंग हाँ, फील्ड कर रहे हैं पूछा मैंने। करके। मार्केटिंग का प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, मोर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अब कोरोना के बाद का यहाँ पे और इंक्रीज हो रहा है, कोरोना के बाद दोबारा बॉर्डर खुल रही है, बेटर हो रहा है करके ना, तो अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी। नंबर एक, किस तरह का काम आपका आएगा, देयर कुड बी लोकलाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट का काम आ सकता है आपका। आपका नॉर्मल मार्केटिंग के अंदर कैसा आता है, जैसे कंपनी, जापानीज कंपनी फॉरेन मार्केट में एक्सपैंड कर रही है, उनको वहां पे अपना करना है। जापानीज कंपनी में भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को टारगेट कर रही इस है, लेवल तक की जापानीज में अनिवार्य मतलब जॉब के लिए? इसके लिए बिजनेस लेवल अबव, क्योंकि आप लोग जापानीज लोगों के साथ काम करेंगे, आप लोग जिसे हम जापानी में कहते हैं गेम्बा, यानी कि ऑन द स्पॉट आप मेन जगह पे काम करेंगे, तो आपको काफी फ्लुएंसी हाई चाहिए। यू नीड एंड टू एंड अबव, अगर जिनको ओके, सो इन्होंने बताया कि अगर आप मार्केटिंग वगैरह के पर्पज से जापान जा रहे हो तो एंड टू एंड वन आपकी चाहिए यार, फ्लुएंसी चाहिए। आप जापानीज के साथ बात करोगे, देन आगे कस्टमर्स के साथ बात करोगे। एक कंपनी में आप इंटरमीडिएटर का रोल कर रहे हो, अगर कंपनी वालों को ही कुछ नहीं समझ आ रहा आपका, तो कैसे काम चल पाएगा? तो हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी लेवल आपका होना चाहिए। तो ये था आपका वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, बट मुझे बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन लगी जो मैंने आपको बताई। मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ में रखा कि ऐसा ऐसा करके है। तो सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं रूल्स, और रीज़न नहीं बताते हैं। आपका कैंसिल हो जाएगा तो रीज़न पता ही नहीं चलेगा, कैसे भी कर लो। सो पहले ही काफ़ी अच्छे से एक देख कर करना अपना डिसाइड, प्लस जो भी आपका एजेंट होगा साथ में उसको पहले से कंफर्म कर दो उनको कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, ये बात आप पहले ही कंफर्म करके रखो कि आपका मनी बैक मिल सकता है कि नहीं, आपने इतने पैसे दे दिए उनको तो वापस आ सकते हैं कि नहीं, ये आप पहले ही डिसाइड करके रखिए। तो अपना, क्योंकि गलतियां होती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती हो सकती है। आई होप कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिली होगी वीज़ा के बारे में कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट वीडियो में इनका ये और एक्सप्लेन करेंगे। सो इनका जो ये वीडियो है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको चेकआउट करिए। और भी काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस हैं, तो आई होप कि उनसे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए sayonara।